हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी, एनटीटी और टीजीटी के एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीनों के लिए ही आपकी ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, इस क्लास में जितना कंटेंट है मैंने सारा का सारा एक बार तो सारा रफ वर्क के थ्रू लिखा है, ताकि आपको उसको स्टोरी की फॉर्म में मैं समझा सकूं। इसके साथ सारा जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से मैंने इसमें से नोट्स बनाकर लिखा है। तो मान लीजिए अगर किसी का एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का मन करता है, तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया गया है। रशियन रिवॉल्यूशन का सेकंड चैप्टर है। तो जिसको भी एनसीईआरटी की बुक मिलती है वो वहां से पढ़ सकता है, बट उससे पहले एक बार आप समझ लेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में मेंशन है तो इनको करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वाली वीडियोस में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ाया था, तो ये आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वैसे हमारा जो नोट्स है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बट इससे पहले मैंने थोड़ा रफ वर्क किया है ताकि आपको समझाया जा सके। ठीक है, तो जैसे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इंडियन मतलब जो आपका भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में पढ़ाया था। तो जैसा कि आज का फ्रांस देखते हैं, उस टाइम का जो फ्रांस था और आज का जो फ्रांस है वो सेम नहीं थे। कोई भी कंट्री होती है उसको डेवलप होने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ से इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं राजतंत्र की चपेट में थे, यानी कि जहां पर भी राजा का बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो राजतंत्र था, राजतंत्र में क्या होता है कि हमेशा राजा का ही शासन रहता है। लोग क्या नहीं कर सकते, अपनी बात जो है, मतलब वहां जनता का शासन नहीं हो पाता, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं भेज सकती। तो 1789 के आसपास की बात है। यहाँ पर जो ये शासक बनते थे ये हमेशा लुई के नाम से जाने जाते थे। तब जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगी तब यहाँ पर लुई 16 का शासन होगा। और ये जो लुई 16 है इसकी इसी टाइम पीरियड में शादी भी हुई होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये लुई 16 है, इसकी शादी के बाद, इसकी शादी ऑस्ट्रिया की महारानी से हुई थी, तो इसकी शादी के बाद यहाँ का जो खजाना है वो खत्म होने लगा। साथ साथ इसका एक ये रीजन भी था कि जो फ्रांस था और इसके साथ साथ अमेरिका था, फ्रांस और अमेरिका दोनों का ही एक सेम दुश्मन था जिसका नाम था ब्रिटेन। आपको पता है उस टाइम ब्रिटेन जो है अपने बहुत सारे उपनिवेश बनाता था, तो कहीं ना कहीं उसने अमेरिका में भी अपने 13 उपनिवेश बना रखे थे। तो फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और फ्रांस ने बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल के आया, अमेरिका को उसके 13 उपनिवेश मिल गए, लेकिन फ्रांस ने जो पैसा लगाया था उसको उसका कुछ भी नहीं मिला, उसका इसमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। बल्कि इसका रीजन क्या हुआ कि उसका यहाँ से जितना भी रिवेन्यू सिस्टम था वो खत्म होता चला गया। तो जो फ्रांस के लोग थे वो वैसे भी पहले भी बहुत ज्यादा पीड़ित थे, कहीं ना कहीं टैक्सेशन से पीड़ित थे, कहीं ना कहीं समाज जो था इनका 3 वर्गों में विभाजित था। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर वैदिक पीरियड में जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। वैसे ही यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे, आपको पता है हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर का शासन था, ब्रिटिशर के शासन के आसपास हमारा जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, जाति व्यवस्था के आधार पर आधारित था। ऐसा ही फ्रांस में भी देखने को मिला। फ्रांस में जो इनका जो शासन था वो भी इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला जो पार्ट था, इसके बाद ये सेकंड पार्ट था, और इसके बाद जो ये थर्ड पार्ट था इसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये मैं आपको बस समझा रही हूं, पहले आज हम समझेंगे। समझने में हमें कम से कम 15 मिनट्स का टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आपने समझा नहीं है और मैं ऐसे ही आपको फैक्ट्स रटवा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगे। पहले आप इसको स्टोरी की फॉर्म में सुनते जाइएगा, बाद में देखना जब हम इसके फैक्ट पढ़ते जाएंगे आपको कितने इजीली वो सारी बातें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका फ्रांसीसियों का जो समाज था वो भी लुई 16 के समय में 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले पार्ट्स को हम जो क्लर्जी होते हैं, जो चर्च होता है, उस पादरियों का समूह कहा जाता था। जैसे कि आपके यहाँ पर सबसे ऊपरी समाज में ब्राह्मण आते थे, वैसे ही इनके जो फर्स्ट नंबर पर था वो क्या थे, जो पादरी थे, चर्च का शासन था। ठीक है, क्लर्जीज का शासन था, हम कह सकते हैं क्लर्जी का शासन था। इसके बाद सेकेंड नंबर पर नोबिलिटी आती थी। नोबिलिटी का मतलब था जैसे हमारे
क्षत्रिय हम कह सकते हैं, वैसे ही इनके ये राजा लोग थे जो सेकंड नंबर पर आते थे। ये दोनों ही क्या कहे जाते थे, फर्स्ट और सेकंड वाले जो यहाँ पर व्यक्ति थे, उनको कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये अपनी जिंदगी जो थी बहुत ऐशो आराम से जीते थे। लेकिन जो ये थर्ड नंबर पर आते थे, इन थर्ड नंबर पर भी मैंने आपको बताया ये थर्ड नंबर वाले हैं, और ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। इसमें जो सबसे ऊपरी नंबर पर थे, इसमें बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, ऑफिसर्स थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड वाला भी जो है ये भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड था। जैसे पहले नंबर पर जो थोड़े से अमीर लोग रहे होंगे, जो बिजनेस करते होंगे, जो कहीं ना कहीं ऑफिसर होंगे, कहीं ना कहीं लॉयर्स होंगे, ठीक है, उन सबको इसमें रखा गया था। फिर सेकेंड नंबर पर इसमें आते थे पीजेंट्स, और जो शिल्पकार थे उनको रखा गया। पीजेंट भी वो वाले पीजेंट्स थे इसमें जिनके पास में खुद की जमीन थी। थर्ड नंबर पर ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी। इसके साथ साथ लेबर का जो काम करते थे, श्रमिक थे, वो सब लास्ट वाले में आते थे, जो सबसे निचले तबके में कहे जाते थे। तो इस तरीके से इनका समाज जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। अब यहाँ पर ऊपर के 2 वर्गों को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो आम प्रॉब्लम थी वो किसके साथ में थी, कॉमन मैन के साथ में थी। ये जो आज आप मिडिल क्लास वर्ड सुनते हैं, ये मिडिल क्लास वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही हुआ है। तो आप कह सकते हैं जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन है इसमें किसका यूज किया गया, सबसे पहली बार मिडिल क्लास वर्ड जो है इसका यूज हुआ था। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास वर्ड जो है ये यहीं से अस्तित्व में आया है। तो आज ये हर सोसाइटी में आपको पता है, हमारे यहाँ भी मिडिल क्लास जो सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है अगर कुछ भी होता है तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है मिडिल क्लास को सहन करनी पड़ती है। तो उस टाइम पीरियड पर भी ऐसा ही था। तो मिडिल क्लास को क्या देना पड़ता था, नमक तक पर भी इनको टैक्स देना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। तो मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पर क्या होने लगा, खजाना खत्म होने लगा। तो खजाना खत्म हुआ यहाँ का, तो इनको जो ये यहाँ का जो राजा था, जैसे लुई 16 था, इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा हॉल था, वहां पर क्या किया, एक कमेटी बुलाई। तो देखो ये सारी की सारी मैंने यहाँ लिखी है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं आपको बस एक तरीके से स्टोरी की फॉर्म में बता रही हूँ, ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये सारा हमारा रफ वर्क है, बट इसको मैं एक बार रीड करा दूंगी। और जो दूसरे जो हमारे नोट्स है ना, ये तो रफ वर्क किया हुआ है मैंने, ताकि आपको समझ में आ सके। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये किस में इकट्ठे हुए, एक स्टेडियम, एक हॉल में इकट्ठे हुए, जहां पर जिस तरीके से आज आप कह सकते हैं हमारी जो संसद है उस तरीके से ये किस में इकट्ठे हुए थे। जो राजा था ये कुर्सी पर बैठा था, इसने क्या बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में क्या था, यहाँ पर एक पूरा बड़ा सारा हॉल था, और इस हॉल में यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई थी और यहाँ कुर्सियां लगी हुई थी। इन ऊपर की कुर्सियों में और यहाँ पर इन कुर्सियों में कलर्जिस को बिठा दिया गया, और साथ साथ नोबेलिटीज को बिठा दिया गया। नोबेलिटीज में जो राजा था, उनके रिश्तेदार थे, उसके सगे संबंधी थे, वो सब किस में शामिल थे, नोबेलिटीज में शामिल थे। ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा वर्ग था, जो कॉमन मैन थे, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे का काम करते थे, इनको क्या किया गया, इनके पीछे खड़ा कर दिया गया। कुर्सियों के पीछे ये खड़े हो गए। तो आपको पता है जो हाईएस्ट रैंक का होगा उसको बैठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन इनको क्या किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है और इनको कुर्सियों के पीछे खड़ा कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम इनके टोटल मेंबर्स की बात करते हैं तो ये 3 स्टेट असेंबलीज में आई थी। इसमें कलर्जीज आए थे, नोबेलिटीज आई थी, और इसके साथ साथ कॉमन मैन आए थे। कलर्जीज की संख्या 300 थी, नोबिलिटीज की संख्या 300 थी, कॉमन मैन की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 600 के आसपास थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉमन मैन सबसे ज्यादा आए थे। अब आप सोचेंगे इनकी तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहा होगा, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का कोई अर्थ नहीं था, जबकि इन्होंने ही डिसीजन लेना था। ये सिर्फ इनका डिसीजन सुनने के लिए आए थे, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं थी। ठीक है, और ये वैसे भी मिडिल क्लास इतना ज्यादा। और ये जो कॉमन मैन थे, इनमें भी कौन से लोग शामिल रहे होंगे, इनमें भी वो लोग शामिल थे जो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन थे, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग थे। तो ये सब कॉमन मैन में 600 लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया। जब इन्होंने यहाँ पर कहा कि आपसे जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा लिया जाएगा, तो ये पीछे खड़े हुए थे लाइन में। तो जैसे ही इन्हें कहा गया कि आपसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, तो ये लोग क्या हो गए, एक तरीके से राजी नहीं हुए। तो ये जो मीटिंग हुई है ना, ये 1789 में ये मीटिंग होती है। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें, ये मीटिंग लगभग 150 साल के बाद में हुई थी। इससे पहले जो मीटिंग है वो 1614 से 1714 के बीच में ही हुई थी। इसके बाद कोई भी मीटिंग यहाँ पर आयोजित नहीं की गई। तो ये मीटिंग 5 मई 1789 को फ्रांस के वर्साई हॉल में होती है।
लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये जो होल है इसमें डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, इनका टैक्स बढ़ा देंगे, इनको बहुत ज्यादा टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो ये लोग थे कहीं ना कहीं क्या थे, अवेयर थे। आपको पता है अगर बिजनेसमैन है, लॉयर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो पढ़े लिखे होंगे, और ये पढ़े लिखे थे तो इनका जो थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी, तो इनकी बात से राजी नहीं हुए। और आपको पता होना चाहिए जो फ्रांस है, जो ये फ्रांस है, यहाँ पर रूसो हुए, ठीक है, जॉन लॉक हुए, मोंटेस्क्यू हुए, ठीक है, तो इनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये कहीं ना कहीं उनके विचारों से ये लोग जो थे बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे। जैसे आपकी पीढ़ी है, ठीक है, हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं भगत सिंह जी के विचारों से इंप्रेस हो जाए, मतलब प्रभावित होती है, ठीक है, उन्हें पता लगता है कि भगत सिंह किस प्रकार सोचते थे, उसी प्रकार से इनके भी क्या हुए, कुछ फिलोसफर हुए हैं। जैसे रूसो था, रूसो क्या कहता था, रूसो सोसाइटी की बात करता था। इसके साथ साथ जॉन लॉक था, जॉन लॉक क्या कहता था कि जो साम्राज्य है वो कैसा नहीं होना चाहिए, साम्राज्य कभी भी राजतांत्रिक नहीं होना चाहिए, जो डिजर्विंग है वही सत्ता में आना चाहिए। इसके साथ साथ मोंटेस्क्यू था, मोंटेस्क्यू ने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर क्या होनी चाहिए, विधान पालिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ न्यायपालिका होनी चाहिए, जो क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ना कि हमारे यहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते, इनके विचारों को पढ़ते थे। जैसे अब ये इनकी जो बुक्स थी वो कहीं ना कहीं भी जाते, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये क्या करते, उनकी बुक्स को पढ़ पढ़कर सुनाया करते थे, ताकि लोगों का जो थिंकिंग है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, वो सोच सके कि आज हम कहां पर हैं। तो इस प्रकार से क्या होने लगा, लोगों की जो विचारधारा है वो बदलने लगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो ये यहाँ से नाराज होकर यहाँ से उठकर चले गए। जब ये यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से जाकर ये क्या करेंगे, एक स्टेडियम था बहुत बड़ा, वर्साई का स्टेडियम था, तो इस स्टेडियम में जाकर ये क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 600 के 600 लोग जो है इस स्टेडियम में आकर इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या लेंगे, इस स्टेडियम में शपथ लेंगे कि हम क्या करेंगे, अपना संविधान लिखेंगे, संविधान क्या है हमारा सर्वोपरि होगा, और हम क्या बनाएंगे, एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, और हमारे डिसीजन लेंगे, लॉज बनाएंगे, नियम बनाएंगे, यहाँ पर राजा का तंत्र नहीं चलेगा। तो इन सब ने क्या किया, इस तरीके से क्रांति कर दी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी समय पर क्या हो रहा था, उसी समय पर यहाँ पर 1789 में ही पेरिस में भी क्या होने लगी, अशांति होने लगी। जैसे वहां पर वर्साई में अशांति हो रही थी, वैसे ही पेरिस में भी अशांति होने लगी। तो यहाँ पर 1715 से लेकर 1789 के बीच में यहाँ पर पहले जो आबादी थी वो 2.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन यहाँ पर जो आबादी है ये बाद में 2.8 करोड़ के आसपास बढ़ जाएगी। उस समय में इतनी आबादी का बढ़ना भी बहुत ज्यादा माना जाता था। तभी उसी टाइम पीरियड पर क्या हुआ, जो पेरिस है वहां के एरिया में, मतलब यहाँ पर सूखा पड़ने लगा, ओलावृष्टि होने लगी, कभी कभी फूड की समस्याएं जो है वो बहुत ज्यादा सामने आ गई थी, तो लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तो औरतों ने क्या किया, वहां की जो औरतें हैं उन्होंने वहां की मार्केट्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और बहुत ज्यादा क्या हो गया, एक तरीके से रिवॉल्यूशन टाइप में होने लगा। तो इसने क्या किया, जो लुई 16 था, इसने अपनी जो सेना है उसको कहां पर भेज दिया, पेरिस में भेज दिया। तो अब लोगों के मन में ना कहीं डर बैठ गया कि ये जो राजा है ये क्या करेगा, हमें अपनी सेना के द्वारा मरवा देगा। तो ये सभी लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने ये 7000 के आसपास के लोग थे, तो ये सबके सब जब इकट्ठे हुए तो पेरिस में इकट्ठे हुए थे, और ये इकट्ठे होकर इन्होंने अपनी क्या बना ली, आर्मी बना ली, मिलिट्री बना ली। ठीक है, 7000 लोगों ने अपनी मिलिट्री बनाई, और मिलिट्री बनाकर इन्होंने बास्तील की जेल पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये बास्तील की जेल बहुत ज्यादा फेमस है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आएगी, आपके एग्जाम में भी आ सकती है कि बास्तील की जेल का जो अटैक है वो कौन सी क्रांति से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर जो राजा के जो ऑफिशियल्स थे, जो भी ऑफिस थे, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, बास्तील की जेल तक पहुंच गए, वहां पर अटैक कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो ग्रामीण एरियाज थे, ग्रामीण एरियाज में भी र्यूमर्स फैलने लगे कि आपके घर में जितना भी अनाज है, जितनी भी फसलें हैं, खराब कर दी जाएंगी। तो ग्रामीणों के मन में भी रोष आ गया। तो ऐसा सुनकर ग्रामीणों ने भी क्या कर दिया, क्रांति कर दी। वो शहरों की तरफ भागने लगे, जो बड़े बड़े सामंत थे उन लोगों को पीटने लगे, उनके घर से अनाज चोरी करने लगे, ठीक है, गोदाम लूटने लगे, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा गरीबी फैल चुकी थी, टैक्स दे देकर ये लोग परेशान हो चुके थे। तो ऐसे समय में फूड क्राइसिस भी होने लगा।
तब जो ये लुई 16 था, इसको कहीं जाकर थोड़ी सी अक्ल आई और इसने जो नेशनल असेंबली है इसकी बात को भी क्या कर लिया, मान लिया। इसने कहा कि यहाँ पर आपकी जो नेशनल असेंबली है उसको मान लिया जाएगा और यहाँ पर राजतंत्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ संविधान भी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद और भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी। ये बस मैंने आपको एक स्टोरी बताई है, बोर तो नहीं हुए होगे, मुझे लगता नहीं है बोर हुए होगे, क्योंकि मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश किया है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो मैंने एनसीईआरटी की बुक में से ऐड किया है। अब देखना आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में भी आते जाएंगे। ठीक है, ये तो सारा मेरा रफ वर्क था, ये मैंने आपको स्टोरी की फॉर्म में बताने के लिए अपनी राइटिंग्स में ऐसा ही लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक से रीडिंग की इसकी अच्छे से और फिर बाद में एनसीईआरटी की बुक में से इसको मेंशन करके लिखा है। ठीक है, अगर किसी का मन करता है तो एनसीईआरटी की बुक भी वो रीड कर सकता है, साथ साथ आपका देखना कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यहां से इसको पूरी की पूरी स्टोरी को पढ़ लेते हैं और बाद में अगर आप बुक पढ़ते हैं तब आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही उठाकर अपनी कॉपी चले जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सच बता रही हूँ मैं, ऐसे इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है। अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं ना तो ये फिर आपके लिए बहुत ईजी भी रहता है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं फ्रांस की क्रांति को हमारे फैक्ट्स के थ्रू पढ़ना। 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मैं थोड़ी स्पीड कम रखूंगी क्योंकि उस टाइम मुझे आपको स्टोरी की फॉर्म में समझाना था, बस आपको वहां पर सुनना था। अब यहाँ पर आप ये रिटन फॉर्म वाला अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है मैं एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर अपलोड करा दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ वो आपको कल देखने को मिल जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी जब हमारी दोनों क्लास कंप्लीट हो जाएंगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन रह जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही पढ़िए कि नेशनल असेंबली तक इनकी बात जो है वो मान ली गई थी। यहाँ पर मैंने लिखा है 18वीं सदी में। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो कब होती है, 18वीं सदी में होती है। अगर 1700 का ईयर है तो इसका मतलब सदी हमेशा एक पहले वाली रहती है। जैसे आज हमारे 2000 का ईयर है तो जो सदी है वो हमारी कैसे रहती है, 21वीं सदी रहती है। ठीक है, वैसा ही 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब है 18वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति जो है वो कब होती है, तो वो 18वीं सदी में होगी। 1774 में बर्बन वंश का शासन था। ठीक है, ये बूर्बो वंश भी हम इसे कह देते हैं और बर्बन वंश भी कह देते हैं। जो आप बिस्किट देखते हैं बर्बन कंपनी के, उन्हीं के नाम पर इनका क्या स्थापित हुआ था, राजवंश स्थापित था। 1774 में बर्बन वंश का शासन स्थापित हुआ। उस समय लुई 16 जो है वो राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब ये लुई 16 जो है राजगद्दी पर आसीन हुआ था तब इसकी उम्र जो है वो केवल कितनी थी, 20 साल की थी। इसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी से हुआ था, और ये जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी थी ये बहुत अधिक खर्चीली थी। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या बनती है, महारानी बनती है यहाँ की, तो इनका जो खजाना है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो राज्यरोहण के समय, और कहीं कहीं पर ऐसा भी मेंशन है कि पहले इनके जो भी इसके पूर्वज रहे होंगे वो भी फालतू का बहुत ज्यादा खर्चा करते थे, जिसकी वजह से इनका जो बैंक बैलेंस था वो पहले से ही खत्म था। लेकिन जैसे इसका विवाह होता है, विवाह के बाद इसका राजकोष खाली होने लगता है, और इसके साथ साथ फ्रांस के वित्तीय संसाधन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वर्साए के महल और राज दरबार में फिजूल खर्ची जो है वो क्या बनती है, इनके राज खाने का सबसे बड़ा खाली होने का कारण बनती है। लुई 16 ने फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में क्या की थी, सहायता की थी। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अमेरिका था, अमेरिका अपने 13 उपनिवेशों को आजाद करवाना चाहता था ब्रिटेन से, तो इसने फ्रांस की सहायता ली। फ्रांस और अमेरिका उस टाइम नए नए बेस्ट फ्रेंड्स बने थे। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो लुई 16 है वो क्या करता है, अमेरिका की मदद करता है। लेकिन अमेरिका अपने उपनिवेशों को आजाद करवाने के बाद क्या करता है, फ्रांस को ऐसे ही छोड़ देता है। फ्रांस को कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि इसका सारा पैसा जो है इस युद्ध में खत्म हो जाता है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज जुड़ जाता है, और फ्रांस के ऊपर क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है। कितने का, 10 अरब लिब्रे का। लिब्रे क्या थी, इनकी एक टाइप की हम करेंसी कह सकते हैं। इनकी क्या थी, ये करेंसी थी। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने टैक्स में क्या कर दी, बढ़ोतरी की सोची। तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या सोचा कि हम क्या कर देते हैं, लोगों का टैक्स बढ़ा देते हैं।
टैक्स बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा आएगा तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा। 18वीं सदी में जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये केवल तीसरे स्टेट के लोग ही क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। अभी मैंने आपको बताया था जो समाज था वो कितने भाग में डिवाइड था, 3 भाग में डिवाइड था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो क्या करते थे, सिर्फ टैक्स पे का काम क्या करते थे। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही फायदा होता है पहले स्टोरी से सुनना और उसके बाद आपको लिखा हुआ समझ लेना। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना रखा है कि ये जो फर्स्ट नंबर पर था ये कौन सा वर्ग था, इनका पादरी वर्ग था, या फिर हम इसको कलर्जी वर्ग कह सकते हैं, पादरी वर्ग कह सकते हैं, या फिर हम इसे चर्च कह सकते हैं। ठीक है, तो चर्च का शासन था। फर्स्ट नंबर पर कौन आते थे, चर्च वाले आते थे। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोगों का शासन था। इसमें जो लुई 16 है वो आता था। इसके साथ साथ इसके राजा, रिश्तेदार वो सभी इसमें शामिल होते थे। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेट के लोग इसमें शामिल थे। अगर हम थर्ड स्टेट की बात करते हैं तो थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे पहले ऊपर वाले में बिजनेसमैन, लॉयर्स, ऑफिसर रहते थे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था इसका, इसमें फार्मर, पीजेंट थे जिनकी खुद के पास खुद की जमीन थी, आर्टिजन्स थे जो शिल्पकार थे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था इसमें छोटे पीजेंट्स थे, भूमिहीन मजदूर थे और साथ साथ नौकर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो ये पूरा का पूरा क्या था, इनका वर्ग में 3 स्टेट में डिवाइड था। इसके बाद पूरी आबादी में 90% जो थे किसान थे। ये ऐसे किसान थे जिनके पास में अपनी खुद की जमीन नहीं थी। इसके बाद 60% जमीन पर किसका शासन होता था, कुलीन का शासन था, चर्च का शासन था, तीसरे स्टेट के अमीर वर्ग का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% जमीन किसके पास में थी, कुलीन वर्ग के पास में थी, चर्च के पास थी और साथ साथ जो ये थर्ड स्टेट में जो अमीर थे जैसे बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, इनके पास क्या होती थी, जमीन होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही लिखा है, फर्स्ट स्टेट में कुलीन वर्ग थे, सेकंड स्टेट में पादरी वर्ग थे। चर्च भी क्या करता था, किसानों से टैक्स लिया करता था। राजा तो टैक्स लेता ही लेता था, इसके साथ चर्च भी इनसे क्या लेता था, टैक्स लेता था। तो ये जो धार्मिक कर लगता था इन पर, इनको क्या कहते थे, टिथे कहा जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका। जो चर्च भी क्या करता था, किसानों से टैक्स लेता था। तो धार्मिक टैक्स को क्या कहते थे, ये टिथे कहते थे। ये तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को क्या करना होता था, चुकाना होता था। टैक्स देंगे कौन, थर्ड स्टेट के लोग देंगे। किसको देंगे, ये चर्च को देंगे, जिसका नाम क्या होगा, टिथे होगा। इसके बाद यहाँ पर है इन करों में टाइल नाम का भी टैक्स था जो ये राजा वगैरह लिया करता था। जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सभी इसमें शामिल होते थे। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे नमक पर, तंबाकू पर भी क्या लगता था, टैक्स लगता था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं तो साइड में जैसे एनसीईआरटी की बुक है वहां पर स्पेशली कुछ कीज मेंशन की गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं कि लिब्रे क्या है, स्टेट क्या है, पादरी क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे गए थे वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लिब्रे जो थी वो फ्रांस की करेंसी थी, जिसे 1794 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। स्टेट की बात करते हैं तो सामाजिक हैसियत को देखते हुए इस वर्ग को 3 भाग में, 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। अगर हम पादरी की बात करते हैं तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाला व्यक्ति कौन था, पादरी होता था। जैसे हमारे मंदिर में ब्राह्मण मिलते हैं वैसे पादरी में कौन था, पादरी कहां पर रहता था, चर्च में रहता था। फ्रांस की जनसंख्या की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भूखमरी है उसकी वजह से भी लोग क्या हो गए, मार्केट्स पर कब्जा करने लगे। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में कितनी थी, 2.3 करोड़ थी और 1789 तक आते आते ये 2.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। इससे अनाज उत्पादन की तुलना में इसकी जो मांग है उसकी जो मांग है काफी तेजी से बढ़ने लगी। अब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी लेकिन फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था क्योंकि कहीं पर सूखा पड़ रहा था, कहीं पर बाढ़ आ रही थी, कहीं पर ओलावृष्टि हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी। इस वजह से जो फसलें हैं वो अच्छी नहीं हो पाई और यहाँ पर जो रोजी रोटी का संकट है, जो जीविका का संकट था, खाने पीने की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार की कल्पना। अब यहाँ पर अपना क्या चाहेंगे, विशेषाधिकार चाहेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे कहाँ पर जाएंगे, उस राजा के दरबार में जाएंगे, लुई 16 के दरबार में जाएंगे
और वहां पर ये क्या कह कर आएंगे कि हमें टैक्स पे नहीं करना है। तो पहले भी टैक्स बढ़ने से किसान और कामगार लोग क्या कर चुके थे, विद्रोह कर चुके थे। विद्रोह अक्सर कौन क्या करते थे, थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा किया जाता था। अब ये विद्रोह इसीलिए करेंगे क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग ही विद्रोह करेगा, क्योंकि ज्यादा टैक्स पेयर का काम करता है, टैक्स इन्हीं से लिया जाता था। तो ये थर्ड स्टेट के लोग क्या कर रहे थे, वहां पर विद्रोह कर रहे थे। 18वीं सदी में नया सामाजिक समूह उभर कर सामने आया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं या फिर मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए मिडिल क्लास वर्ग जो है ये कहां से आया है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया है। ठीक है, इसके बाद इसने फैलते व्यापार और अपनी जो ऊनी रेशमी वस्त्र के उत्पादन है इनके बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, रेशमी वस्त्र वगैरह का उत्पादन करते, फिर उन पर टैक्स वगैरह मतलब एक तरीके से उन्हें बेचते थे और फिर उनका निर्यात करते, तो उन्हें कुछ पैसा मिलता था। ठीक है, तीसरे स्टेट में पेशेवर भी शामिल थे। पेशेवर का मतलब है जो कहीं ना कहीं काम करते थे, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनका जो विचार है वो भी अलग होगा, वो बिना ऐसे ही किसी की बात को नहीं मानेंगे, हर बात का तर्क देंगे। तो ऐसा ही इनके साथ भी था। इस सोसाइटी में भी क्या थे, पढ़े लिखे लोग शामिल थे। इनका मानना था कि किसी भी समूह के पास कोई भी अधिकार कैसा नहीं होना चाहिए, जन्म से नहीं होना चाहिए, जन्म विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जैसा कि उस समय में लुइस 16 के पास में था। और ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी, जॉन लॉक और रूसो के द्वारा कही गई थी। ये जो पढ़े लिखे लोग थे ये रूसो के थॉट्स को पढ़ते थे, साथ साथ जॉन लॉक के थॉट्स को पढ़ा करते थे। ठीक है, तभी कहीं जाकर इनका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ बातें कही हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये किसने लिखा है, जॉन लॉक ने। राजा के निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का क्या करता है, खंडन करता है कि यहाँ पर राजा जो है निरंकुशवादी नहीं होना चाहिए। तो ये बात किसने कही है, जॉन लॉक ने कही है। किसमें, टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट में। अगर हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो ने सामाजिक अनुबंध की बात कही है। इसके बाद मोंटेस्क्यू की बात करते हैं तो मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक बुक में इसने क्या लिखा है, इसने विधायिका की बात कही है, कार्यपालिका की बात कही है और न्यायपालिका की बात कही है। सत्ता विभाजन किसने क्या कही, बात कही कि आपको क्या करना चाहिए, जो सत्ता है उसकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और हर किसी का अपना अपना काम होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर आप जो सत्ता बना रहे हैं वो केवल जन्म से रिलेटेड हो। ठीक है, जन्म विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए किसी के पास, हर किसी के जो काम है वो डिवाइडेड होने चाहिए। इसके बाद लुइस 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से टैक्स लगाए जाने की खबर से सब में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ही क्या होता है, बास्टील अटैक होता है और यहां से स्टार्ट होती है आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगी आपको कल की क्लास में कंप्लीट डिटेल के साथ। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत अच्छे से मेंशन करके दी गई है और इतने सारे पेजेस हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है ना। तो उसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जितना मैं समझा सकती थी उस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मैंने उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मेंशन किए हैं और आगे कल की क्लास में आगे की जो क्रांति है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई, बास्टिल जेल पर कैसे अटैक किया, ये मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में तो बता चुकी हूँ, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको सारा रिटन फॉर्म में समझा दूंगी। ठीक है, इसके बाद अभी जो ये इनकी नेशनल असेंबली की बात थी उसको स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको पूरा का पूरा माना नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नेशनल असेंबली की बात को मान लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो राजा है वो अपनी जो भी ये टैक्स वगैरह का काम कर रहे थे, मतलब इनका जो शासन है वो अच्छे से नहीं चलेगा। तो आगे फिर से ये बहुत बड़ी क्रांति करेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और अब हम कल की क्लास में पूरे कंटेंट के साथ आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।